Good afternoon, students. So, as discussed in last class, we will be starting respiratory system और respiratory physiology का अगर हम लोग देखें तो बहुत important कुछ मेडिसिन है जो हम लोगों को पढ़ना है और जानना है ना। इसमें कफ एक बहुत important सिम्टम है जो लेकर के तुम्हारे बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आएंगे और एट टाइम्स हम लोगों को भी कफ हो जाता है। तो कफ होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज कफ, कफ का क्या स्टिमुलस होता है, क्या क्या रिसेप्टर्स है जिसके थ्रू कफ जनरेट होता है, और किस किस तरह का फिर कफ होता है। एक प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें थोड़ा स्पुटम आ रहा होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है जिसको कि ड्राई कफ भी बोलते हैं। तो दोनों ही कफ काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, स्लीप डिस्टर्ब करता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाता है, जिसके कारण बहुत बार अगर कोई पेशेंट को कोई सर्जरी हुआ है और ठीक उसके बाद उसको कफ हो रहा है तो फिर वहाँ पे भी जो है डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आज हम लोग यही सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, कफ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और व्हाट आर द डिफरेंट मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। So what is cuff? Cuff is a forced expulsive maneuver which is usually against a closed glottis, है ना, which is associated with characteristic sound, and it is useful as a protective reflex that it clears the respiratory tract of the accumulated mucus and foreign substances. तो बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जिसके कारण कोई भी गंदा चीज़ जो अंदर से आ रहा है, या मान लीजिए कभी बहुत बार डस्ट भी जो है हम लोगों का नेजल ट्रैक्ट में जा करके फिर पर्कोलेट करता है पीछे, तो उसको भी हम लोग एक्सपेक्टोरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर। तो डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, है ना। कफ सेंटर्स होते हैं जैसे कि ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू है, फ्रेनिक नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, वाया वेगस नर्व, है ना। तो ये सारे जो हैं इनपुट्स मिलते हैं और उसी के कारण जो है स्टिमुलस आता है कफ का और पर्सन जो है कफ करता है। So cuff reflex is, it is a chemical stimuli acting on the irritant receptor on the myelinated fibers in the upper airways and on the C fiber receptors in the lower airways, causing cough, causing bronchoconstriction and increase in the mucus secretion. So cough is generally a productive, useful in nature, and it is can also be useless, that is unproductive cough, जिसको कि हम लोग ब्राजी या ड्राई कफ भी हम लोग इसको लेबल करते हैं। तो इसको हम लोग यूजफुल क्यों बोल रहे हैं आखिर प्रोडक्टिव कफ को, क्योंकि जैसे मान लो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, है ना, तो अब क्या है, तुमने एंटीबायोटिक्स ले लिया, या मान लो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी उस ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म को, एजेंट को लिमिट कर दे रहा है, इंगल्फ कर ले रहा है, इंगल्फ करके उसको फैगोसाइटोज कर दे रहा है। तो अब ये स्पुटम जो है इसको हम लोगों को बाहर निकालना है बॉडी से। तो प्रोडक्टिव कफ इसमें तो बहुत बेनिफिशियल होता है। प्रोडक्टिव कफ क्या करता है कि वो उसमें से अंदर से जो भी बलगम है, स्पुटम है, उसको निकाल देता है। बट बहुत बार ये जो स्पुटम है वो अच्छा से नहीं फॉर्म होता है, या बहुत ड्राई होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहाँ पे वो स्पुटम का मूवमेंट नहीं हो पाता है सीलिया के कारण, तो वो अनप्रोडक्टिव कफ हो जाता है, और फिर ये जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है वो ठीक से क्योर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूजलेस कफ भी बोल देते हैं। अक्यूट कफ क्या है, अगर अलग अलग तरह का डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग बना सकते हैं, है ना। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है साइनोसाइटिस के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रिगरिंग एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीजेस, है ना, जैसे आस्थमा, सीओपीडी, ये सब आपका क्रॉनिक डिजीज कैटेगरी में आता है, तो इसके कारण भी कफिंग हो सकता है। वन डिफरेंशियल इज ऑल्सो न्यूमोनिया, जिसको कि हम लोग LRTI भी बोलते हैं ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में भी बहुत बार क्या होता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। जैसे हार्ट है हम लोगों का, है ना, तो हार्ट का 4 चेंबर है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो अगर मान लो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट अगर मान लीजिए फेल होता है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का बिल्डअप होगा, और फ्लूइड का बिल्डअप हो करके फिर क्या होगा, इट बैक प्रेशर जाएगा कहाँ, लंग्स में एक बैक प्रेशर जाएगा, इसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी ईडेमा डेवलप कर जाएगा, ठीक है ना। तो पल्मोनरी ईडेमा डेवलप कर जाएगा, ये पल्मोनरी ईडेमा के कारण क्या होगा, बहुत बार पेशेंट को कफिंग स्टार्ट हो सकता है, और एट टाइम्स पेशेंट जो है आएंगे और पिंक फ्रॉथी स्पुटम लेकर के आएंगे। तो पिंक फ्रॉथी स्पुटम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका वॉल्यूम ओवरलोड का, पल्मोनरी एडेमा का, ठीक है ना। तो इट इज जनरली सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। उसी तरह से फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, बहुत बार बच्चे खेलते खेलते बहुत सारा चीज़ जो है वो चला जाता है मुंह में, या हम लोग को भी सरक जाता है खाना खाने टाइम में, तो क्या होगा, तुरंत एक कफ रिफ्लेक्स आता है जिससे वो चीज़ हम लोगों का
बाहर निकल सकता है। तो अक्यूट कफ जो है इट इज सिम्टोमेटिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 2 to 5 पर अडल्ट पर ईयर, ये देखा गया है। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर ईयर में, तो पर पर्सन पर ईयर या पर अडल्ट पर ईयर जो है देखा गया है कि इतने सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं कफ से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि अभी इम्यून सिस्टम उतना अच्छा से मैच्योर नहीं किया है, और बहुत सारा छोटा छोटा एलर्जन से भी जो है हाइपर एक्टिविटी है, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एलर्जी एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है दिखाता है। बाद में क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है। एंड 40 to 50% विल हैव कफ इन अ ईयर, मतलब एक बार साल में अगर देखो तो एक ना एक बार हर किसी को हो ही जाता है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है, लोग अक्सर ऑफ द काउंटर मेडिसिन लेकर के खा लेते हैं, ठीक है ना। तो OTCs का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, जिसको हम लोग OTC भी बोलते हैं, ऑफ द काउंटर मेडिसिन। उसके बाद नेचुरल रेमेडीज़, जिसको कि होम रेमेडीज़ भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत पेशेंट्स इसको भी करते हैं, गार्गलिंग कर लिए, स्टीम ले लिए, और बेनिफिट भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट नहीं है, इसका भी बेनिफिट है। एंड मोस्ट ऑफ द कफ जनरली रिजॉल्व विद इन 2 वीक्स। इसीलिए अगर कफ प्रोलॉन्ग्ड कफ है, ठीक है ना, तो प्रोलॉन्ग्ड कफ जो है वो बहुत बार ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत बार प्रोलॉन्ग्ड कफ कैंसर के कारण भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड कफ रह रहा है महीना 2 महीना से, तो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करना, चेस्ट एक्सरे करना, स्पूटम एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दीज डेंजरस कंडीशंस कैन बी रूल्ड आउट एंड ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अलग अलग तरह का ड्रग्स है जो हम लोग कफ के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसको हम लोग फेरिंजियल डिमल्सेंट्स बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ड्राई हो गया है तो उसको जो है सूदिंग इफेक्ट दिखाते हैं थोड़ा सा। और लॉजेंजेस, ग्लिसरीन, लिकोरिस, जैसे कि तुम्हारा एक आता है लॉजेंजेस जो आता है, वो हम लोग इसमें बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे कि विक्स का गोली आता है ना, और स्ट्रेप्सिल्स आता है ना। तो स्ट्रेप्सिल्स है, विक्स है, ये सब क्या है, फेरिंजियल डिमोसेंट्स का काम करता है। उसी तरह से एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स आर बेसिकली म्यूकोकाइनेटिक्स। तो इनका काम क्या है कि जो सेक्रीशन जो आ रहा है उसको या तो फैसिलिटेट करें निकलने में, है ना, और अगर वो बहुत थिक है तो उसको पतला पतला तोड़ दें, छोटा छोटा तोड़ दें, सो दैट वो उसका निकलना ईजी हो जाए। क्योंकि स्पूटम अगर ज़्यादा बड़ा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो उसको निकालना क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट, ठीक है ना। बट यही चीज़ अगर डाइल्यूटेड रहेगा तो निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो देन देयर आर ब्रोंकियल सेक्रीशन एनहेंसर्स एज विच वर्क एज एक्सपेक्टोरेंट, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। गुआफेनेसिन बहुत कॉमनली यूज होता है। जब आप कफ का बॉटल पढ़ोगे, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बोला है कि आज से जब भी आपके हाथ में कोई मेडिसिन आ रहा है, आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ते होंगे, आप खुद अपना कोई भी मेडिसिन, तो ट्राई टू रीड द कंपोजिशन, ठीक है, एडिटिव्स क्या है, क्या कंपोजिशन है, 5 ml में कितना कितना क्या क्या चीज़ है ना। तो कोई भी जो ड्रग होता है उसका कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ रहता है कि ईच 5 ml ऑफ दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स गुआफेनेसिन, एम्ब्रोक्सॉल, है ना, टर्ब्यूटालिन या लीवोसाल्ब्यूटामोल, किस किस अमाउंट में वो कंपोजिशन है वो आप पढ़ो। उससे आपका नॉलेज जितना बढ़ेगा ना, वो कोई बुक या कोई किताब या मेरे पढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, जितना उस चीज़ से बढ़ेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू रीड द लेवल अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली उसको पढ़ने का ट्राई किया करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यूज़ करते हैं, दीज आर ब्रोंकियल सेक्रीशन एनहांसर्स। उसी तरह से कुछ म्यूकोलाइटिक्स होते हैं जो स्पूटम को तोड़ देते हैं। जो बड़ा चंक होता है इसको ये छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देते हैं, लाइक ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना, कार्बोसिस्टीन और डॉर्नेज अल्फा। ये सारे क्या है, दीज आर म्यूकोलाइटिक्स, जो बलगम को, स्पूटम को छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देंगे। इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा, जिसके कारण अब इसको निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। Then there is a class of drug which is known as antitussives, that is कफ सेंटर सप्रेसेंट। तो ये बहुत बार सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, और जो कुछ होते हैं जो नॉन सेंट्रली एक्टिंग होते हैं। फिर कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स भी होते हैं, ये भी बहुत अच्छा कफ सप्रेसेंट का काम करते हैं। तो ओपियोइड्स आर वेरी गुड एंटीट्यूसिव्स, सो कोडीन, फोलकोडीन इज यूज्ड एज अ कफ सप्रेसेंट। उसी तरह से नॉन ओपियोइड्स में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत सारा आपका कफ का
कंपोजिशंस में, जैसे एस्कोरिल डी आप देखोगे तो डी इज फॉर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और फॉर ड्राई कफ, है ना। तो जनरली हम लोग ड्राई कफ में जिसमें बहुत ज़्यादा स्पूटम नहीं आ रहा है तो इट्स बेटर कि उसको सप्रेस कर दिया जाए, तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह से एंटीहिस्टामिनिक्स जैसे कि क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनाइल हाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में आते हैं और सीडेटिव्स होते हैं काफ़ी, है ना। तो बच्चों में अगर देने से बच्चे सोने लगते हैं बहुत बार। फेनार्गन देते हैं हम लोग ना, फेनार्गन इज एक्चुअली प्रोमेथाजीन, ठीक है। तो ये सीडेटिव एक्शन इनका बहुत होता है, बट ये तीनों ही हम एज एंटीटूसिव यूज कर सकते हैं। So pharyngeal demulcents are inert substances which soothe the inflamed denuded mucosa or skin by preventing the contact with air or irritants in the surrounding. They provide symptomatic relief in dry cough arising from the throat. और expectorants क्या है? These drugs either increase the volume or decrease the viscosity or both of the respiratory secretion and hence facilitate their removal by ciliary action and coughing. तो ये या तो जो है secretion को enhance कर देता है, उसका volume बढ़ा देता है, या उसका जो थिकनेस है, विस्कोसिटी इज बेसिकली क्या चीज, थिकनेस, तो उसको पतला कर देता है सो दैट निकालने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। एंड दीज एक्ट आइदर बाय द म्यूकोकाइनेटिक और बाय द म्यूकोलाइटिक एक्शन। So mucokinetic expectorants, these expectorants stimulate the flow of respiratory tract secretions by stimulating the bronchial secretory cells and the ciliary movement, and they have a reflex irritant action on the gastric mucosa also. For example, essential oil जैसे कि oil anilase, oil eucalyptus, syrup of ipecacuanha, ये सब mucokinetic expectorants होते हैं। अमोनियम क्लोराइड मॉडर्न टाइम्स में सोडियम साइट्रेट, है ना, गुआनिकॉल और गुआफेनासिल, ये सारे आजकल बहुत सारे कफ सिरप के कंपोजिशन में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत कॉमनली। गुआफेनासिल और अमोनियम क्लोराइड तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। म्यूकोलाइटिक का अगर हम लोग बात करें तो दे ऑल्टर द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूकस टू डिक्रीज इट्स विस्कोसिटी एंड टू फैसिलिटेट्स इट्स रिमूवल बाय सिलियरी एक्शन और बाय कफिंग। तो ब्रोमहेक्सिन क्या है? इट इज एन अल्कलॉइड, है ना, वेसिसिन फ्रॉम वसाका प्लांट, depolymerizes the mucopolysaccharides directly and by increasing the lysosomal activity that breaks the fiber network of the tenacious sputum, है ना। तो ये जो फाइबर नेटवर्क है उसको तोड़ने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। यूजुअल डोज इज 8 to 10 मिलीग्राम थ्राइस डेली, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स कॉमन होता है, थोड़ा होता है बट बहुत ज़्यादा लिमिटिंग नहीं होता है। राइनरिया हो सकता है, एक्सेसिव लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है थोड़ा, और कुछ कुछ पेशेंट में ये हाइपर सेंसिटिविटी करा सकता है। तो अगर किसी पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल को दोबारा हम लोगों को उस पेशेंट में यूज़ नहीं करना है। Again, ambroxol is being used, which is a metabolite of bromhexine. It has got similar mechanism of action and uses और side effect आपका almost similar ही होता है इसका। डोज 30 मिलीग्राम बीडी या थ्राइस डेली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एन-एसिटाइल सिस्टीन, जो कि एसिटाइल सिस्टीन जैसा ही होता है ना, इट ओपन्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ द म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट इन द स्पूटम एंड मेक्स इट लेस विस्किड, दैट इज थिकनेस उसका कम कर देता है। साइड इफेक्ट्स आर वेरी रेयर, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमेटाइटिस और ब्रोंकोस्पाज्म करा सकता है। और अदर यूजेस इसका एन-एसिटाइल सिस्टीन का, पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी, तो ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा जा चुका है कि एन-एसिटाइल सिस्टीन इज यूज्ड इन पॉइजनिंग ऑफ which drug. Carbocysteine cannot split the disulfide of mucus but liquefies the viscid sputum. Side effects almost same as acetylcysteine, इसीलिए इसका यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है और N-acetylcysteine का यूज सबसे ज़्यादा होता है, NAC. तो डॉर्नेज अल्फा, इट इज a highly purified solution of recombinant DNA, deoxyribonucleic or DNase, and acts as an enzyme by decreasing the selective cleavage of DNA. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं, यूज थ्रू इनहेलेशन। एंटीट्यूसिव्स का अगर हम लोग बात करें तो दीज आर ड्रग्स एक्टिंग इन द सीएनएस टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर और एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस द टैजल इम्पल्सेस व्हिच आर कॉजिंग कफ। तो सेंट्रल एक्टिंग क्या होते हैं एंटीट्यूसिव्स? दे सप्रेस द कफ सेंटर दैट मीडिएट्स द कफ रिफ्लेक्स, जैसे कि ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन। और नॉन ओपियोइड्स अगर हम लोग देखें तो डेक्स्ट्रोमेथार्फन, नोस्कापिन, है ना, क्लोरफेनिडॉल। कोडीन का अगर बात करें तो कोडीन इज एन अल्कोलाइड ओपियम, लेस पोटेंट देन मॉर्फिन, है ना, पोटेंट कफ सप्रेसेंट होता है, लेसर एडिक्शन लायबिलिटी होता है कंपेयर टू मॉर्फिन के, लेसर कॉन्स्टिपेशन कराता है। इट इज जनरली अवॉइडेड इन एस्थमेटिक क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है, ठीक है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन अगर करा देगा तो क्या होगा कि सांस फूलने लगेगा, पेशेंट ऑलरेडी एस्थमेटिक है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कम्प्रोमाइज है, तो उस केस में हम लोग इसको जनरली अवॉइड करते हैं। डोज इज 10 मिलीग्राम ट्वाइस डेली और थ्राइस डेली।
Dextromethorphan is D isomer and has selective antitussive action. L isomer has got L isomer of मेथॉर्फन, है ना। तो डेक्स्ट्रो और लीवो दो तरह का होता है, तो अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हो गया, लीवो तो लीवोमेथॉर्फन। तो लीवोमेथॉर्फन हैज गॉट पेन डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, और इफेक्टिव कोडीन के बराबर ही होता है, उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेटिंग नहीं होता है ना। नॉन कॉन्स्टिपेटिंग एंड एडिक्टिंग एक्शन, does not depress the mucociliary function of the airway mucosa, and most popular cough suppressant है. Side effects are generally dizziness, nausea, drowsiness, ataxia, and dose is 10 mg BD or thrice daily. Clofenidol अगर देखा जाए तो it is slow acting, longer duration of action, less effective than codeine. नॉस्कापीन नेचुरली एक्टिंग ओपियम एल्कोलाइड है, जो कि नेचर में होता है, डिवाइड ऑफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी, ड्राउजीनेस एंड एडिक्शन लायबिलिटीज देयर, इसीलिए इन सब का यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कफ सप्रेसेंट फॉर ड्राई कफ, ठीक है। कुछ होते हैं जिनका सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल एक्टिंग होता है ना। तो बेंजोनाटेट इज एन एंटीटूसिव स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू लोकल एनेस्थेटिक टेट्राकेन, जिसका के सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल एक्शन है ना। तो ये भी कई बार एमसीक्यू में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कफ सप्रेसेंट हैज गॉट बोथ सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल एक्शन, तो आंसर होगा बेंजोनाटेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेंट्रल कफ सप्रेसेंट इनहिबिट्स पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर इन द पेरिफेरी, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इट हैज गॉट both central as well as peripheral action. Antitussive having peripheral action is prenoxadiazide. Prenoxadiazine acts by inhibiting the pulmonary stretch receptor. It is also acting as a demulcent. Local anesthetic होता है xylocaine और bupivacaine. तो with this we come to the end of our presentation. एंड कफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नॉलेज तुम लोगों को अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कॉमनली तुमको इसके पेशेंट्स ओपीडी में देखने को मिलेंगे। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है। एमसीक्यूज में जनरली क्लासिफिकेशन से आता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन अच्छा से पढ़ लेना है। थैंक यू।